Hello friends, how are you? I hope that you will feel better. So आज हम करने जा रहे हैं पेडागोजी का 7th पार्ट. So let's start. फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है. देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है. ठीक है, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है ताकि हम इसे अटेम्प्ट कर सकें. इसने कहा है कि निम्नलिखित में से जो नीचे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से कौन सी विशेषता है जो प्रतिभावान शिक्षार्थी की है. ठीक है, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है. सेकंड ऑप्शन है यह बहुत ही तुनक मिजाज होता है. थर्ड है वह रश्मि व्यवहार करता है जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि. फोर्थ ऑप्शन है वह आक्रामक व कुंठित हो जाता है. तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सी विशेषता है प्रतिभावान शिक्षार्थी की. तो देखिए, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इनमें से कोई भी प्रतिभावान शिक्षार्थी की विशेषता नहीं है. क्यों? क्योंकि जो प्रतिभावान शिक्षार्थी होता है वो कुछ नया करने की कोशिश करता है. ठीक है, जब तक उसके सामने चुनौतीपूर्ण कोई चीज नहीं आती इतने वो उस पर फोकस नहीं करता है. उसके लिए वो सब कुछ आसान लगता है. ठीक है, इसलिए उस पर ध्यान नहीं दे पाता. तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट हो जाएगा. फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है. ठीक है, और वो उबाऊ महसूस करता है. इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज राइट. अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर है. देखिए, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है. फर्स्ट है ड्रिल व अभ्यास के द्वारा. ठीक है, सेकंड है अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर. थर्ड ऑप्शन है विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके. और फोर्थ ऑप्शन है अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर. ठीक है, तो आप बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट होगा. इसने कहा है एक शिक्षिका प्राथमिक कक्षा है, ठीक है, उसमें अपने अधिगम को कैसे बढ़ा सकती है वो. तो देखिए, ये पहले में कह रहा है ड्रिल व अभ्यास द्वारा. आप अगर कितनी भी अभ्यास कराते जाए तो क्या उसका अधिगम जो है वो प्रभावी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा. अगला है अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर. प्रतियोगिता के लिए प्रोत्साहित करें नहीं, हमें प्रतियोगिता के लिए प्रोत्साहन नहीं देना, उन्हें अंदरूनी प्रोत्साहन मिलना चाहिए. ठीक है, ताकि उसको वो खुद कर सकें, डिपेंड ना रहे किसी चीज पे. ठीक है, थर्ड है विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जटिल जीवन के साथ संबंधित करके. ठीक है, और फोर्थ है अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर. हमें पुरस्कार भी नहीं देना. ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा. इसलिए थर्ड ऑप्शन इज राइट. क्यों? क्योंकि विषय वस्तु को हमें क्या करना है, विद्यार्थियों के जीवन के साथ जोड़ना है. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर थर्ड. देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं. ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है. फर्स्ट है बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता हैं. निष्क्रिय तो प्राप्तकर्ता नहीं हो सकते. फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएगा. ठीक है, सक्रिय होते हैं बच्चे, सक्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं. सेकंड है बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है. और डी ऑप्शन कह रहा है बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं. ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है बी, सी और डी. सेकंड ऑप्शन में देखा ए, बी, सी और डी. थर्ड है ए, बी और सी. और फोर्थ ऑप्शन में ए, बी और डी. आपको चूज करके बताना है कि क्या है इसका आंसर. ठीक है, तो देखिए फर्स्ट तो हमारा वैसे ही कट हो गया क्योंकि निष्क्रिय प्राप्तकर्ता कह रहा है. सेकंड, थर्ड और फोर्थ देखिए, बच्चे समस्या समाधान करता है, बिल्कुल है. बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता भी हैं, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषण भी हैं. ठीक है, पर्यावरण में रहकर वो कुछ भी सीखते हैं. इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज राइट होगा, बी, सी और डी. ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है. फोर्थ कह रहा है विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है. ठीक है, विकास को प्रोत्साहन देना है, उसमें आपको बताना है कि इन 4 विधियों में से कौन सी विधि सबसे अधिक प्रभावशाली होगी. फर्स्ट ऑप्शन है यदि करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना. ठीक है,
और सेकंड कह रहा है विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। थर्ड ऑप्शन कह रहा है जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। दंड का उपयोग जहां भी आ जाए बिल्कुल नहीं करना हमें, ठीक है। आगे देखिए, पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना, ठीक है। अपने आप वो कैसे समझेंगे, जब तक हमारे पुराने प्रत्यय नए प्रत्ययों के साथ नहीं जुड़ेंगे इतने उस बच्चे को कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि हम देखते हैं कभी भी कोई नया टॉपिक कराते हैं तो उनके पहले पुराने समझ के साथ उसको जोड़ा जाता है ताकि उसको अच्छे से समझ में आ सके, इसलिए थर्ड भी नहीं होगा। और दंड का उपयोग हम नहीं कर सकते, इसलिए थर्ड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा। तो आप बताइए इसके लिए क्या ऑप्शन बेटर है। सेकंड देखिए, विद्यार्थियों को बहुत से क्या करना है, उदाहरण देने हैं और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है, उनकी खुद की तर्क शक्ति का यूज करना है, ठीक है। इसलिए सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। आपको बताना है किस वातावरण में, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है जहां शिक्षक एकाधिकारवादी, ठीक है, अधिकारवादी और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हमें किसी भी बच्चे पर अपना अधिकार नहीं जमाना है, ठीक है, उन्हें आदेश निर्देश नहीं जारी करना है, ठीक है। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन तो होगा ही नहीं। सेकंड है जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित के संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। ये भी नहीं होगा क्योंकि ये क्या कह रहा है कि केवल, ठीक है, पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही भी जहां जाए समझ लिए सिर्फ ये एक चीज पे फोकस कर रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, बच्चे की सारी चारों तरफ का ध्यान देना, ठीक है, उनकी चारों तरफ से उनकी कुशलताओं का ध्यान देना है। इसलिए एक ही चीज पे फोकस नहीं कर सकते, इसलिए सेकंड भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड देखिए, जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। ये भी गलत है, निष्क्रिय नहीं रहना है बच्चे को, कभी भी क्या करना है, उन्हें सक्रिय बनाना है। फोर्थ ऑप्शन देखिए, जहां उनकी संवेदनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। ये बेटर है, क्यों है, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय जो होता है उसमें जो बच्चे होते हैं वो वातावरण में सबसे अधिक प्रभावी तब होंगे जब वे अपनी खुद की अहमियत को समझेंगे, ठीक है। इसलिए क्या आएगा, फोर्थ ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, जहां उनकी संवेदनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, ठीक है। सो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। एक बच्चा खिड़की के सामने से कौवा को उड़ता हुआ देखता है, ठीक है, और कहता है एक पक्षी। इसे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं, ठीक है। बी ऑप्शन कह रहा है बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। सी है बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। देखिए क्या कह रहा है, एक बच्चा है छोटा सा, ठीक है, उसने अपनी खिड़की के सामने से किसी कौवे को उड़ता हुआ देखा और उसने कहा कि एक पक्षी है। तो इससे ये तो साबित है कि वो पक्षी और जानवर इन सब में फर्क समझता है, तभी उसने कहा कि ये पक्षी है, ठीक है। अब आपको बताना है कि उसकी जो शब्द भंडार है वो कितने तक विकसित हुआ है, ठीक है, उसके बारे में आप क्या पता लगा रहे हैं। तो बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं, ये तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि उसने इस कौवे को पहले भी देखा है, ठीक है, तभी कहा है कि ये पक्षी है, ठीक है। तो यानी कि पहले जो उसने सोचा समझा वो भंडारित है, तभी नेक्स्ट बार उस चीज को उसने दोहराया है, ठीक है। सेकंड कह रहा है बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि वो जानता है कि ये पक्षी है। थर्ड है बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है, क्योंकि उसने कुछ तो भाषा में बोला है ना कि एक पक्षी है ये, ठीक है, तो ये भाषा का ही एक हिस्सा हो गया। इसलिए तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। सेकंड ऑप्शन इसका हो जाएगा राइट, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को ऐसा क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके, ठीक है। तो आप बताइए, फर्स्ट ऑप्शन है तुम जिसके जैसा उसके जैसा क्यों नहीं कर सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। तो देखिए ये तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। हमें किसी के सामने उसको नीचा नहीं दिखाना है, ठीक है, किसी से उसकी कंपेयर नहीं करना है किसी को, ठीक है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन देखिए, काम जल्दी पूरा करो
तो तुम्हें एक टॉफी मिलेगी। ये भी हम ऐसा भी हम नहीं कर सकते, ठीक है। उसे किसी चीज का लालच देकर किसी काम को नहीं करवाना है। थर्ड है इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे। वे सीखना विद्यार्थी की औनरिक प्रेरणा है, जबकि किसी से पहले कार्य समाप्त कर प्रेरित करने में कार्य करने वाला व्यक्ति बाहरी प्रेरणा के रूप में कार्य कर रहा है, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर दो, ठीक है। इसमें भी हम उसको क्या कंपटीशन में पार्ट दे रहे हैं, ठीक है, उसे कंपटीशन के लिए एग्री कर रहे हैं, तो हमें ऐसा भी नहीं करना। तो इसका ऑप्शन बताइए कि क्या बचता है हमारे सामने, फटाफट बताइए भाई। तो देखिए थर्ड ऑप्शन इसका राइट होगा। क्यों होगा? टॉफी वाला भी गलत होगा, सेकंड ऑप्शन की काम पूरा जल्दी करो तो टॉफी मिलेगी, ठीक है, उसे लालच नहीं देना, ठीक। ऊपर है जैसे कि तुम उसके जैसा क्यों नहीं कर सकते, इसमें भी हम उसको क्या कर रहे हैं, उसको उसके सामने नीचा दिखा रहे हैं, ठीक है। उसको हम कह रहे हैं कि भाई आप वो ऐसा कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। हमें किसी के साथ कंपेयर भी नहीं करना। फर्स्ट गलत हो गया, सेकंड गलत हो गया, फोर्थ भी गलत है, क्योंकि चलो इसे उससे पहले करके दिखाओ, ठीक है। तो हमें भाग दौड़ नहीं करनी है, हमें उसे क्या करना है, आंतरिक रूप से उसे प्रेरणा देनी है, ठीक है, कुछ कार्य करने के लिए। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट होगा, क्योंकि इससे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे, तुम इसे कर सकते हो, ठीक है। किसी से कंपेयर करके नहीं, सिर्फ उसे ही बताओ कि आप इस चीज को कर सकते हो, तो वो अंदरूनी क्या होगा, प्रोत्साहित होगा और उस कार्य को करने लगेगा। सो थर्ड ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है प्रतियोगितात्मक परीक्षण से व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने एवं उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद करके, साफ सफाई पढ़ने वाले इनाम देकर, ठीक है, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे टॉफी, उनमें चिंता व डर पैदा करके। तो देखिए फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि चिंता और डर पैदा करके हम किसी को कुछ सिखा नहीं सकते। वो जब तक उसमें डर रहेगा तब वो करेगा, जब उसमें डर खत्म हो जाएगा उस कार्य को करने की वो कोशिश नहीं करेगा, इसलिए फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा। साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, यानी कि बाह्य रूप से उसको क्या करना, मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई टॉफी मिलेगी, ये काम कीजिए, ये भी नहीं हो सकता। व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उसमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट होगा। क्यों होगा? क्योंकि व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं हम, ठीक है, और उसे निपुण बनाने की भरपूर हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये अपने में निपुण हो पाए, ठीक है, इसलिए सेकंड ऑप्शन इज राइट होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। कैसे हम उत्प्रेरित कर सकते हैं भाई विद्यार्थी को? देखिए रटकर याद करने के लिए, जिससे वे संप्रत्यात्मक करने में स्मरण करने में अच्छे बने। बिल्कुल नहीं, हम किसी भी चीज को रटकर याद करवाने पर जोर नहीं दे सकते। दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके, जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें। नहीं, हम दंड भी नहीं दे सकते। ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सके। हमें अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित नहीं करना है, ठीक है। प्रभावशाली शिक्षा का यह उद्देश्य बिल्कुल नहीं हो सकता। फोर्थ है सीखने के लिए, जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। ये हो सकता है, ठीक है, ये होगा ही, हो सकता है क्या कहना है, ठीक है, ये बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली जो शिक्षक का मेन उद्देश्य ही यही होना चाहिए कि उन्हें हम कैसे किसी चीज में रुचि दिलाएं, ठीक है, कि वो सीखने के लिए खुद उत्सुक हों। सो फोर्थ ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है, ठीक है। शारीरिक दंड, नहीं, ये हमारी प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा तो नहीं हो सकती कि हम उन्हें शारीरिक दंड दें, ठीक है। सेकंड है व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम। थर्ड है प्रतियोगितात्मक कक्षा, ठीक है, जिसमें प्रतियोगियों भागीदारी हो, ठीक है, जिसमें वो कंपटीशन में पार्ट लें, ठीक है, कॉम्पिटिटिव हो वे एक दूसरे के लिए।
अगला है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन करना, ठीक है, एक दूसरे से तुलना करके करना कि इसके हाईएस्ट मार्क्स हैं, किसके हाईएस्ट मार्क्स नहीं है, मार्क्स के रूप में उनको डिनोट करना, ठीक है। तो आप बताइए कि प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा कौन सी है। तो सेकंड देखिए, व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम, ठीक है, जिसमें एक व्यक्ति की खुद की अपनी अधिगम क्षमता का पता चले, ठीक है, इसलिए सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आशा है आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अब हम कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। हमारा पेडागोजी का जो नेक्स्ट पार्ट होगा, पार्ट नंबर 7। थैंक यू।